नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। मैं हूं श्वेता सिंह। सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से देख लेते हैं। आज विनायक दामोदर सावरकर पर हो रहे राजनीतिक और ऐतिहासिक विमर्श का तथ्यात्मक विश्लेषण करेंगे। वीर सावरकर ने अपनी रिहाई के लिए अंग्रेजों को माफीनामे लिखे थे या नहीं, इसका सही इतिहास क्या है? क्या वीर सावरकर ने वाकई महात्मा गांधी की सलाह पर अपनी रिहाई के लिए अंग्रेजों को अर्जी भेजी थी? इन सवालों की वजह है संघ प्रमुख मोहन भागवत और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान। इसीलिए आज हम इतिहास के जानकारों के लेंस से इस खबर को देखेंगे। जो वीर जवान देश के लिए शहीद होते हैं, उनका दर्जा देश के हर नागरिक के पारिवारिक सदस्य जैसा होता है। इसीलिए भारतीय सैनिकों के बलिदान को देश के हर परिवार को गहराई से महसूस करना चाहिए। आज खबरदार में हम उन 5 शहीदों की अंतिम विदाई की तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे, जिन्होंने कश्मीर में आतंकियों के खात्मे के ऑपरेशन में अपने प्राण देश की सुरक्षा के लिए न्यौछावर कर दिए। इन शहीदों के परिवारों का दर्द देखकर, उनकी बातें सुनकर आपको पता चलेगा कि किसी बलिदानी के परिवार का सदस्य होना क्या मायने रखता है और किसी अपने के बलिदान की कठोर सच्चाई के साथ जीना कैसे युद्ध लड़ने के समान है। इसके बाद जैश-ए मोहम्मद के आतंकवादियों का स्मार्टफोन ऐप वाला षड्यंत्र डिकोड करेंगे। आप यह जानकर हैरान हो जाएंगे कि गूगल प्ले स्टोर में एक ऐप जिसका नाम है अच्छी बातें, उसके तार जैश-ए मोहम्मद से जुड़े हैं और ये मोबाइल ऐप एक स्लीपर सेल की तरह काम कर रहा है। इस ऐप के जरिए भड़काऊ लेख और तकरीरें युवाओं का ब्रेन वॉश करने के लिए प्रसारित की जाती हैं। आतंक वाली बातों को अच्छी बातें बताने वाले इस ऐप पर हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए, क्योंकि सवाल युवाओं का है और देश की सुरक्षा का है। इससे खबरदार रहना ही होगा। और शुरुआत में ही आपको एक्स्ट्रा खबरदार कर देते हैं। दिन रात भारत की बर्बादी के सपने देखने वाला पाकिस्तान दुनिया के 10 सबसे बड़े कर्जदारों में शामिल हो गया है। विश्व बैंक की एक नई रिपोर्ट के अनुसार इस लिस्ट में पाकिस्तान के अलावा बांग्लादेश, इथियोपिया, घाना, केन्या, नाइजीरिया, मंगोलिया, उज्बेकिस्तान, अंगोला और जाम्बिया शामिल हैं। दुनिया के देशों ने जो कर्ज लिया हुआ है उसका 59% इन 10 देशों के पास है। 2020 तक इन 10 देशों का कुल कर्ज 38.4 लाख करोड़ रुपए था। इसीलिए ज्यादातर संस्थाओं ने इन 10 देशों को अब कर्ज देने से इनकार कर दिया है। क्या विनायक दामोदर सावरकर ने महात्मा गांधी के बताए रास्ते पर चलते हुए अंग्रेजों से माफी मांगी थी? यह दावा केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है। मौका था दिल्ली में सावरकर पर लिखी गई किताब वीर सावरकर हु कुड हैव प्रिवेंटेड पार्टीशन के विमोचन का, जिसमें संघ प्रमुख मोहन भागवत भी मौजूद थे। उन्होंने सावरकर को बदनाम करने की मुहिम का जिक्र किया और राजनाथ सिंह ने सावरकर की तरफ से अंग्रेजी सरकार को दी गई दया याचिकाओं को महात्मा गांधी के विचारों से ही प्रेरित बताया। अब सोशल मीडिया से लेकर राजनीति तक में इस पर बहस छिड़ गई है। सावरकर माने तेज, सावरकर माने त्याग। विनायक दामोदर सावरकर के बारे में जो बात सबसे ज्यादा प्रचलित है वो ये कि उन्होंने 9 साल में अंग्रेज सरकार को 6 माफीनामे दिए थे। अब सामने आया है कि सावरकर ने ये माफीनामे किसकी सलाह पर दिए थे। महात्मा गांधी ने उन्हें कहा था कि आप मर्सी पिटीशन फाइल करो। महात्मा गांधी के कहने पर उन्होंने मर्सी पिटीशन फाइल की थी और महात्मा गांधी ने अपनी तरफ से ये अपील की थी। उन्होंने कहा था यदि सावरकर जी को रिहा किया जाना चाहिए, जैसे हम शांतिपूर्ण तरीके से आजादी हासिल करने के लिए आंदोलन चला रहे हैं, वैसे ही सावरकर जी भी आंदोलन चलाएंगे। यह बात महात्मा गांधी जी ने कही थी। लेकिन उनको बदनाम करने के लिए इस प्रकार की कोशिश की जाती है कि मर्सी पिटीशन फाइल की थी, उन्होंने क्षमा याचना मांगी थी, अपनी रिहाई की बात कही थी। यह सब सारी बातें बेबुनियाद और गलत हैं। महात्मा गांधी और सावरकर के बीच दया याचिका को लेकर हुए सलाह मशवरे का जिक्र राजनाथ सिंह ने किया। उसका स्रोत वही किताब है जिसके विमोचन कार्यक्रम में वो ये दावा कर रहे थे। इस मौके पर संघ प्रमुख मोहन भागवत भी सावरकर को बदनाम करने की कथित मुहिम से काफी आहत दिखे। सावरकर जी को बदनाम करने की मुहिम चली और सावरकर जी सामने थे। हिंदुत्व का विचार आज बोलने वाले लोग, उस समय बोलने वाले लोग, वो सामने थे, संघ सामने था। इनके बदनामी की मुहिम चली है। ये जिनको ये उदारता पता नहीं है, उन लोगों ने बदनाम करने का अखंड प्रयास चलाया, आज भी चलता है। मोहन भागवत ने जो कहा वही हो गया।
सावरकर की दया याचिकाओं और महात्मा गांधी के बीच ऐतिहासिक संबंध को लेकर राजनाथ सिंह के दावे पर कांग्रेस ने आपत्तियां दर्ज करवा दी। कांग्रेस के नेताओं की तरफ से पूछा जा रहा है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत जनवरी 1915 में लौटे थे, लेकिन सावरकर ने माफी मांगनी तो 1911 में ही शुरू कर दी थी। ये किसके कहने पर? राजनाथ जी इंडिया का रक्षा मंत्री है और लोकसभा का सीनियर मेंबर है और अटल जी का सरकार में थे, और उनसे ये बयान ऐसे आना बड़ा दुख हुआ था। क्यों मीन्स उनका आरएसएस का मीटिंग था, इसलिए उनने भी वो जूट वाला फैक्ट्री में वो भी टांग रख दिया लग रहा है। 1913 में सावरकर ने माफी मांगा था। 1915 में गांधी वापस आए थे साउथ अफ्रीका से। ये 2 साल का पहले कैसे गांधी से अप्रूवल लेंगे सावरकर? अब सावरकर ने गांधी जी से पहले किसके कहने पर माफी मांगी थी, ये शोध का विषय है। हालांकि वीर सावरकर के भाई ने महात्मा गांधी से इस सिलसिले में मदद जरूर मांगी थी, जिसका जिक्र चर्चित लेखक विक्रम संपत की किताब सावरकर एक भूले बिसरे अतीत की गूंज में किया गया है। विक्रम संपत लिखते हैं कि सावरकर के भाई नारायण राव ने 18 जनवरी 1920 के अपने पहले पत्र में शाही माफी के तहत अपने भाइयों की रिहाई कराने के संबंध में गांधी जी से सलाह और मदद मांगी थी। नारायण राव ने लिखा था, कल मुझे सरकार की तरफ से सूचना मिली कि रिहा किए गए लोगों में सावरकर बंधुओं का नाम नहीं है। साफ है कि सरकार उन्हें रिहा नहीं कर रही है। कृपया आप मुझे बताएं कि ऐसे मामले में क्या करना चाहिए। वो पहले ही अंडमान में 10 साल की कठोर सजा काट चुके हैं। उनका स्वास्थ्य भी गिर रहा है। उनका वजन भी 118 से घटकर 95-100 किलो रह गया है। उन्हें अस्पताल का खाना दिया जा रहा है, लेकिन उनकी सेहत में कोई सुधार होता नहीं दिख रहा है। मुझे उम्मीद है कि आप इस मामले में क्या कर सकते हैं, इससे अवगत करवाएंगे। सावरकर के भाई के मदद मांगने वाले इस लेटर का जवाब गांधी जी ने 1 सप्ताह बाद यानी 25 जनवरी 1920 को दिया था। गांधी जी ने लिखा था कि आपको सलाह देना कठिन लग रहा है, फिर भी मेरी राय है कि आप एक संक्षिप्त याचिका तैयार करवाएं, जिसमें मामले से जुड़े तथ्यों का जिक्र हो कि आपके भाइयों द्वारा किया गया अपराध पूरी तरह राजनीतिक था। जैसा कि मैंने आपसे पिछले एक पत्र में कहा था कि मैं इस मामले को अपने स्तर पर भी उठा रहा हूं। राजनाथ सिंह जी ने जो कहा बिल्कुल तथ्य पे आधारित है। जो रिकॉर्ड्स हमारे पास मिलते हैं, जो हमारा इसमें जो रिसर्च है वही कहता है कि वीर सावरकर ने अपने चाणक्य नीति या शिवाजी नीति के तहत कई सारे पिटीशंस किए। उसमें से कुछ पिटीशन उन्होंने उनके भाई नारायण राव सावरकर और उन दोनों की जो संपर्क हुआ उनका और गांधी जी का, उसके बाद किए। तो गांधी जी के कहने पे मर्सी पिटीशन सावरकर ने की थी। कहना बिल्कुल तथ्य पे आधारित है। गांधी जी के कहने पर कितनी बार उनकी ओर से मर्सी पिटीशन दाखिल की गई? क्योंकि इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि देखना पड़ेगा, लेकिन गांधी जी के कहने के बाद में भी, गांधी जी के कहने पे भी उन्हें मर्सी पिटीशन किए, ये बिल्कुल तथ्य पे आधारित बात है। तो इस बात का इतिहास में भी जिक्र है कि सावरकर की माफी और महात्मा गांधी की सलाह का आपस में नाता है, जिसका जिक्र राजनाथ सिंह ने किया। हालांकि इतिहास में गांधी जी और सावरकर के नाम से जुड़े अन्य तथ्य भी हैं। ओवैसी ने वो तथ्य सामने रखे हैं। देखिए, जो आरएसएस के सरसंघचालक हैं जनाब मोहन भागवत, वो हमेशा आधा सच और पूरी झूठ बोलते। वो क्या मोहन भागवत साहब इस बात को भी डिनाई कर देंगे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये कहा था कि महात्मा गांधी की हत्या हिंदू महासभा का फाइनेंशियल विंग ने किया, जो दामोदर सावरकर के मातहत काम करता था? क्या वो इस बात का भी इनकार कर देंगे कि जस्टिस कपूर कमीशन ऑफ इंक्वायरी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि सावरकर महात्मा गांधी की हत्या में कॉम्प्लिसिट है? सावरकर कभी भी ना तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य रहे, ना जनसंघ के, लेकिन संघ की सावरकर के प्रति इज्जत किसी पहचान की मोहताज नहीं है। मोहन भागवत ने सावरकर की तुलना स्वामी विवेकानंद से की तो शिवसेना ने पूछ दिया, भारत रत्न कब मिल रहा है? इनके बदनामी की मुहिम चली है, स्वतंत्रता के बाद बहुत तेजी से चली है, लेकिन असली लक्ष्य दूसरा है। इसके बाद होंगे, नंबर लगेगा
स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, योगी अरविंद, इनका लगेगा कि सावरकर जी ऐसे क्यों बने. इन 3 लोगों के विचारों के कारण ऐसे बने. आणि म्हणून आम्ही आजही सांगतो, जर मोहनराव भागवतांना किंवा संघाला किंवा भाजपला जे सावरकरांविषयी प्रेम आलंय ते त्याचं आम्ही स्वागत करतो, पण फक्त त्यांना भारतरत्न केव्हा आता इतकंच मी त्यांना विचारतो. ये तथ्य है कि सावरकर की दया याचिका को लेकर महात्मा गांधी ने अपनी सलाह जरूर दी थी, लेकिन सावरकर की दया याचिका मंजूर होने में भी क्या महात्मा गांधी की कोई भूमिका थी? अभी फिलहाल तो इसका जिक्र किसी किताब में नहीं मिलता है. ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक. हकीकत यह भी है कि जितनी लंबी सजा सावरकर ने जेल में काटी और जिस तरह की यातनाएं सही थी, उतनी लंबी सजा और किसी स्वतंत्रता सेनानी ने उस दौर में नहीं सही थी. सावरकर की दया याचिकाओं और महात्मा गांधी की सलाह या राय के बीच क्या संबंध थे, इसको लेकर अलग अलग राय कायम किए जा सकते हैं, लेकिन एक तथ्य यह भी है कि पहली बार मर्सी पिटीशन की बात जो दुनिया के सामने आई थी, वो तभी आई थी जब सावरकर ने अपनी किताब में उसका खुद जिक्र किया था. 1911 की बात है. अंडमान जेल में पहुंचने के 1.5 महीने बीते थे जब जेल के सभी कैदियों से कहा गया कि आप एक दया याचिका लिखें, और यह सभी कैदियों के लिए अनिवार्य था. उस समय बाकी सभी कैदियों के साथ मिलकर वीर सावरकर ने भी वो दया याचिका लिखी थी. अब आपको बताते हैं कि सावरकर को काला पानी की सजा क्यों मिली और वो सेल्यूलर जेल से आजाद कैसे हुए. सावरकर को साल 1910 में नासिक के कलेक्टर की हत्या में संलिप्त होने के आरोप में लंदन में गिरफ्तार किया गया. सावरकर को भारत लाया गया, जहां ब्रिटिश अदालत ने उन्हें 8 अप्रैल 1911 को 25-25 साल की 2 अलग अलग सजा सुनाई. सावरकर पर आरोप था कि उन्होंने लंदन से अपने भाई को एक पिस्टल भेजी थी जिसका हत्या में इस्तेमाल किया गया था. लंदन में गिरफ्तार करके उन्हें पानी के जहाज से भारत लाया जा रहा था. तब उन्होंने समुद्र में कूदकर वहां से निकलने की कोशिश की थी, लेकिन जिस देश के सैनिक वहां मौजूद थे उन्होंने पकड़कर वापस उन्हें अंग्रेजों को सौंप दिया था. 4 जुलाई 1911 को सजा काटने के लिए सावरकर को अंडमान की सेल्यूलर जेल भेजा गया. 29 अगस्त 2011 को उन्होंने अपना पहला माफीनामा लिखा, यानी जेल पहुंचने के 1.5 महीने के अंदर, जब सभी कैदियों को अनिवार्य रूप से वो माफीनामा लिखना था. इसके बाद 9 वर्षों में उन्होंने 6 बार अंग्रेजों को माफी पत्र भेजे. सावरकर ने अपनी खुद की जीवन पर लिखी हुई पुस्तक में इन सारी चीजों पर अपनी वजह बताई है. 9 साल 10 महीने की सजा काटने के बाद ही उन्हें रिहा किया गया. मई 2021 में सावरकर को अंडमान से वापस भेज दिया गया. वो अगले 3 साल तक पुणे की यरवदा जेल में रहे. जेल के रिकॉर्ड में सावरकर की रिहाई की शर्त जो है वो दर्ज है. इसके अनुसार सावरकर ने ब्रिटिश हुकूमत को लिखा था कि अगर उन्हें रिहा किया गया तो वो भारत की आजादी की लड़ाई से खुद को अलग कर लेंगे और अंग्रेज सरकार के साथ रहेंगे. बाद में सावरकर ने कहा कि अंग्रेजों को माफीनामा भेजना उनकी रणनीति का हिस्सा था. वो जेल से बाहर आकर आजादी की लड़ाई में अपना योगदान देना चाहते थे. सावरकर की काला पानी की सजा के पीछे की पूरी कहानी यही है, और उनके वहां से छूटने का, जिन्हें अब महात्मा गांधी का नाम भी सामने आ रहा है. इस मुद्दे पर सावरकर के पोते रंजीत सावरकर से आज तक ने खास बातचीत की. से जानना चाहेंगे, क्या ये पहली बार है कि ये चीज सामने आई है कि गांधी जी ने सावरकर को ये कहा था कि आप मर्सी पिटीशन लिखिए? जी नहीं, सावरकर जी के भाई डॉक्टर सावरकर, नारायण सावरकर, इनको गांधी जी ने जनवरी 1920 में खत लिख के कहा था कि आप इनके रिलीज के लिए एक पिटीशन लिखे. इसके पहले भी सावरकर ने पिटीशन किए थे, मगर देवर नॉट मर्सी पिटीशन. इसमें एक भी मर्सी पिटीशन नहीं थी. ये सभी क्रांतिकारियों के रिलीज के लिए पिटीशन थी. और ऐसे पिटीशन गांधी जी के जो वर्कर्स थे कांग्रेस के, उन्होंने ब्रिटिशों ने जो पकड़ा था उनको भी छोड़ने के लिए कांग्रेस वालों ने भी ऐसी पिटीशन की थी. तो इट वॉज ए वेरी कॉमन थिंग. और गांधी ने इसके बाद 2 लेख भी लिखकर सावरकर की जो भूमिका थी कि अगर ब्रिटिश ये कह रही है कि हम सुधार कर रहे हैं, आप मूलधारा में आके विकास में साथ दो, तो अगर ये आह्वान कर रही है तो उसका, और उसके लिए छोड़ रही है कैदियों को, तो उसमें राजबंदियों को भी छोड़ना चाहिए जो शस्त्र क्रांति रखते. तो इसका समर्थन गांधी ने किया है. और उसमें एक लेख लिखा है, एक लेख अप्रैल 1920 में लिखा है, और एक बड़ी प्रदीर्घ टिप्पणी उन्होंने लिखी है 1923 में. तो वो सब ऑन रिकॉर्ड अवेलेबल है. जब गांधी का कंप्लीट वर्क्स ऑफ गांधी आने से वो बहुत पहले से अवेलेबल है, सबको मालूम है. सबको मालूम था गांधी सावरकर के पिटीशन में क्या था. गांधी ने उसको खुला सपोर्ट किया है.
और ये जिस दौर की बात हो रही है उस दौर में राजनीतिक कैदियों की रिहाई को लेकर इस तरह की चीजें होती थी, लेकिन अब सावरकर के नाम के साथ गांधी के नाम जुड़ने के कारण एक नया सियासी विवाद हुआ है। जिस किताब के लॉन्च के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गांधी जी की सलाह पर सावरकर के माफीनामा भेजने का जिक्र किया, उस किताब में दावा किया गया है कि महात्मा गांधी और वीर सावरकर के बीच 2 ही मुलाकातें हुई थी, लेकिन वैचारिक मतभेदों के बावजूद उनमें मनभेद नहीं था। वीर सावरकर हु कुड हैव प्रिवेंटेड पार्टीशन नाम की इस किताब में जिक्र किया गया है कि सावरकर के बड़े भाई के निधन के बाद 22 मार्च 1945 को सेवाग्राम से लिखी एक चिट्ठी में महात्मा गांधी ने सावरकर को भाई कहा था। किताब के अनुसार एक और चिट्ठी में महात्मा गांधी ने लिखा कि मैं भाई विनायक सावरकर के लिए जो बन पड़ेगा वो करूंगा। किताब में यह भी कहा गया कि सरकार से गांधी जी ने कहा था कि वाइसरॉय को दोनों भाइयों को उनकी आजादी देनी ही चाहिए अगर इस बात के पक्के सबूत न हो कि वो राज्य के लिए खतरा बन सकते हैं। महात्मा गांधी और वीर सावरकर के बीच कैसे रिश्ते थे, इसे लेकर इतिहासकारों की राय भी बंट गई है। आधुनिक राजनीतिक इतिहास के जानकार सैयद इरफान हबीब और इतिहासकार विक्रम संपत का इसे लेकर क्या कहना है, आपको सुनाते हैं। माफीनामा सावरकर जी ने लिखा, पहला माफीनामा 1911 में, जुलाई में वो अंडमान में गए और अगस्त में पहला माफीनामा 1911 में लिखा। उसके बाद 1912, 13, 14 5 और लिखे। इस पूरे पीरियड में गांधी साउथ अफ्रीका में थे, 1915 में हिंदुस्तान आए और गांधी महात्मा गांधी भी नहीं बने थे उस वक्त तक, और हिंदुस्तान में उनका वो स्टेचर भी नहीं था। चंपारण आंदोलन के बाद से गांधी का एक नाम शुरू हुआ, फिर रॉलेट सत्याग्रह, रॉलेट एक्ट के खिलाफ आंदोलन हुआ, जलियांवाला बाग हुआ, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ। तो ये एक पीरियड है जिसमें गांधी उभर के आते हैं। तो उस समय तो कोई मतलब ही नहीं है कि गांधी को के कहने पर वो मतलब वो तो ऐतिहासिक फैक्ट्स के बेसिस पर भी गलत है और इस तरह की स्टेटमेंट देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि खासतौर से हमारा इतना जिम्मेदार व्यक्ति मंत्री है सीनियर, उसको थोड़ा सा संभल के बोलना चाहिए ऐतिहासिक तथ्यों के मामले में। मैंने अपनी जो किताब है ये हिंदी में भी अभी उपलब्ध हो गई है, 2 खंडों में आई है सावरकर जी की जीवनी। पहली जो खंड है जो हिंदी उसका अनुवाद है, सावरकर एक भूले बिसरे अतीत की गूंज, उसमें इनके सारी जो याचिकाएं हैं उसको अपेंडिक्स में डाल दिया है ताकि पाठक उसको पढ़ सके खुद। तो उन्होंने कुछ 7 या 8 याचिकाएं दर्ज की थी और उनमें अगर आप देखें तो कभी उन्होंने सरकार से माफी नहीं मांगी। वो एक कुशल वकील थे, तो एक कुशल वकील के तौर पे वो सरकार से ये मांग कर रहे थे कि हमारी जो संवैधानिक जो राइट्स है, अधिकार है, वो आप बता दीजिए। क्या हम एक कॉमन कॉन्विक्ट हैं जिसको बलात्कार और खून और इन सब इल्जामों में वहां पे जो खूनकार जो अपराधी थे, जो नजरबंद थे, हम उनकी तरह आप हमें ट्रीट कर रहे हैं। हम राजबंदी हैं, तो सिर्फ मैं नहीं, अपने लिए नहीं, बाकी सारे जो राजबंदी थे उनके एक वक्ता के तौर पे वो उनके अधिकारों की मांग वो हमेशा कर रहे थे। महात्मा गांधी की सलाह पर मतभेद हो सकते हैं, लेकिन इस तथ्य पर विवाद नहीं कि सावरकर की 6 दया याचिकाओं के बाद अंग्रेजों ने उन्हें अंडमान से रिहा करने के बाद पुणे की यरवदा जेल में 3 वर्ष तक रखा था। दरअसल सावरकर को एक ऐसा व्यक्ति समझा जाता था जो अंग्रेजों के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता था। अंग्रेज ऐसा मानते थे कि जितने भी क्रांतिकारी हैं उनके दिमागों पर बहुत अच्छा नियंत्रण लगते हैं वीर सावरकर, और इसीलिए जेल से आजाद करने को कोई तैयार नहीं था। वर्ष 1923 में जेल में रहते हुए सावरकर ने एक किताब लिखी, हिंदुत्व, हु इज अ हिंदू। आज की राजनीति में आप बार बार हिंदुत्व शब्द सुनते हैं, इस शब्द की रचना सावरकर ने की थी। 1924 में पूरी रिहा होने के बाद सावरकर ने अपना ध्यान इसी हिंदुत्व के प्रचार प्रसार में लगाया। हालांकि वो इस दौरान नजरबंद थे। यह भी सच है कि उन्होंने हिंदू धर्म में छुआछूत खत्म करने के लिए भी अभियान चलाया था और अनुसूचित जाति और सवर्ण जातियों के लोगों के सहभोज यानी एक साथ भोजन करने पर विशेष जोर दिया। 1937 में नजरबंदी हटने के बाद वो हिंदू महासभा के अध्यक्ष बने। 1948 में नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की। इस हत्या का आरोप सावरकर पर लगा दिया गया, लेकिन पर्याप्त सबूत नहीं थे, उन्हें रिहा कर दिया गया। यह भी तथ्य है कि सावरकर कभी भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनसंघ के सदस्य नहीं रहे, लेकिन संघ और बीजेपी ने सावरकर को अपने आदर्श पुरुषों में शामिल किया।
साल 2000 में वाजपेयी सरकार ने तत्कालीन राष्ट्रपति के.आर. नारायणन के पास सावरकर को भारत रत्न देने का प्रस्ताव भेजा था, लेकिन उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया। इसके बाद मोदी सरकार ने 2019 में भी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के घोषणा पत्र में सावरकर को भारत रत्न सम्मान देने का वादा किया था। सावरकर को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के विचार क्या थे और पीएम नरेंद्र मोदी के विचार क्या हैं, आपको सुनवाते हैं। सावरकर माने तेज, सावरकर माने त्याग, सावरकर माने तप, सावरकर माने तत्व, सावरकर माने तर्क, सावरकर माने तारुण्य, सावरकर माने तीर, सावरकर माने तलवार, सावरकर माने तिलमिलाहट। सावरकर जी का व्यक्तित्व विशेषताओं से भरा था। शस्त्र और शास्त्र दोनों के उपासक थे। सावरकर माने तेज, सावरकर माने त्याग। आमतौर पर वीर सावरकर को उनकी बहादुरी और ब्रिटिश राज के खिलाफ उनके संघर्ष के लिए जानते हैं, लेकिन इन सब के अलावा वे एक ओजस्वी कवि और समाज सुधारक भी थे। माफीनामे की बात एक तरफ है, लेकिन इस बात से कैसे इनकार किया जा सकता है कि जेल में सबसे लंबी अवधि, वो भी काला पानी में, सावरकर ने ही बिताई थी। खबरदार में अब हम उन शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे जिन्होंने 11 अक्टूबर को पुंछ में आतंकवादियों से लड़ते हुए अपने प्राणों को देश की सुरक्षा के लिए न्यौछावर कर दिया। आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन में जेसीओ नायब सूबेदार जसविंदर सिंह, नायक मनदीप सिंह, सिपाही गज्जन सिंह, सिपाही सूरज सिंह और सिपाही वैशाख एच शहीद हो गए थे। आज जब इन शहीदों के पार्थिव शरीर इनके गांव पहुंचे तो अंतिम विदाई के लिए हजारों लोगों की भीड़ पहुंची। हर कोई अपने नायकों को अंतिम विदाई देना चाहता था, उनके अंतिम दर्शन करना चाहता था। एक वीर बलिदानी की अंतिम यात्रा में भावनाओं का सैलाब उमड़ता है। इन भावनाओं का अपना स्थान है, सम्मान है। देश की सुरक्षा का लक्ष्य शोक मनाने की इजाजत नहीं देता, बल्कि ऐसी शहादत के बाद आम लोगों की जिम्मेदारी देश के प्रति और बढ़ जाती है। आज आपको इन बलिदानियों से जुड़ी कुछ तस्वीरें और कुछ संस्मरण सुनाते हैं, ताकि आप ये महसूस कर सकें कि शहीदों का परिवार किस तरह अपनी संवेदनाओं से हर रोज युद्ध लड़ता है। देश के लिए जीवन का बलिदान करने वाले इन शहीदों की अंतिम यात्रा में संवेदनाओं का सैलाब है, प्रतिशोध की चिंगारी है और देशभक्ति की भावनाओं का ज्वार भी है। तिरंगे में लिपटे शहीदों की अंतिम यात्रा के साथ पूरा गांव अंतिम विदाई के लिए उमड़ पड़ा। लेकिन कपूरथला से आई शहीद नायब सूबेदार जसविंदर सिंह की अंतिम विदाई की तस्वीर को देखकर सबकी आंखें नम हो गईं। एक बेटी की तरफ से अपने पिता को यह आखिरी सैल्यूट आज हर किसी दिल में अंकित हो गया। पिता की शहादत पर भावनाओं को काबू करने वाली एक बेटी की हिम्मत को देखकर हर कोई इस बेटी पर गर्व महसूस कर रहा है। और हो भी क्यों ना, ये एक बहादुर पिता की बहादुर बेटी है। माँ को भी अपने बेटे की शहादत पर गर्व है, लेकिन मन में छोटे छोटे बच्चों के भविष्य की भी चिंता है। मैं ये कहना चाहती हूँ, मेरे पापा बहुत बहादुर है, तो मैं भी बहादुर की बेटी हूँ। देश की मिट्टी ਨੂੰ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵਿਦਾਈ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। शहीद नायब सूबेदार जसविंदर सिंह को 2006 में कश्मीर में 3 आतंकवादियों को मार गिराने के लिए सेना मेडल से सम्मानित किया गया था। इसी साल मई में जसविंदर के पिता का देहांत हो गया, जिसके बाद वो घर आए थे, लेकिन स्वर्गीय पिता की कुछ आखिरी रस्में पूरी करनी रह गई थी। पुंछ में आतंकियों से हुई मुठभेड़ से ठीक एक रात पहले जसविंदर सिंह ने अपनी पत्नी से अगले महीने नवंबर में कपूरथला आने की बात कही थी, ताकि स्वर्गवासी पिता की अंतिम रस्मों को पूरा किया जा सके, लेकिन सब अधूरा रह गया। जसविंदर सिंह आज आए तो पूरे सैनिक सम्मान के साथ तिरंगे में लिपटकर,
लेकिन दुख इस बात का है कि आज पूरा परिवार उनके अंतिम संस्कार का साक्षी बन गया है। शहीदों के परिवारों के दुख पर्वतों से भी ऊंचे होते हैं, लेकिन उनका गर्व आसमान छूता है। और इन्होंने बहुत छोटी उम्र में जेएंडके के पहले टर्नओवर में इन्होंने सेना मेडल हासिल किया था और इंडियन गवर्नमेंट ने इनको और भारत सरकार ने इनको सेना मेडल से नवाजा गया था। उसके बाद में तो बहादुरी की इन्होंने लाइनें लगाई हैं और इनके पास 2 रिकमेंडेशन भी है। और हाल ही में इनके जो ईमानदारी, वफादारी, सहयोग के साथ जो इन्होंने नौकरी की और जो काम करके दिखाया इंडियन आर्मी ने, इंडियन आर्मी को और इंडियन आर्मी ने और भारत सरकार के इनको नायब सूबेदार रैंक देकर नवाजा था। जसविंदर सिंह की तरह पंजाब के गुरदासपुर के गांव चट्टा में शहीद मनदीप सिंह को जब आखिरी विदाई दी जा रही थी तो लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। महज 30 साल की उम्र में देश के लिए शहीद होने वाले मनदीप सिंह पर पूरे गांव को गर्व है, लेकिन मनदीप सिंह के बच्चों को देखकर हर किसी का मन बहुत भारी हो गया, क्योंकि मनदीप सिंह का एक बेटा 4 साल का है और दूसरा सिर्फ 40 दिन का। मनदीप सिंह ने अपनी पत्नी से वादा किया था वो जल्दी घर लौटेंगे, लेकिन 16 अक्टूबर को अपने जन्मदिन से ठीक 6 दिन पहले शहीद हो गए। मनदीप सिंह अपने छोटे बेटे के साथ ठीक से वक्त भी नहीं गुजार पाए थे। इन बच्चों के मन में अब अपने पिता की वीरता और शहादत की कहानियां हमेशा गूंजती रहेंगी। एडा वड्डा धक्का होया हो तेरी पूरा होना पर इन्ना की फकर महसूस करते हैं कि वो देश दी राखी करते सी दिन रात, देश ਲਈ शहीद हो गए ने पर साडी जड़ी परिवार दी कमी वो कदी नहीं पूरी होनी, कदी पूरी नहीं होनी। मनदीप ने कदे नहीं आना करे। 23 सिख रेजिमेंट के जवान गज्जन सिंह की इसी साल फरवरी में बड़ी धूमधाम से शादी हुई थी। सिपाही गज्जन सिंह ने पत्नी से वादा किया था 26 अक्टूबर को अपना 29वां जन्मदिन वो परिवार के साथ मनाएंगे, लेकिन गज्जन सिंह अपना वादा पूरा नहीं कर पाए क्योंकि देश की सुरक्षा का फर्ज परिवार से किए वादे से बड़ा था। शहीद गज्जन सिंह की अंतिम विदाई में बड़ी संख्या में लोग अपने नायक को आखिरी विदाई देने पहुंचे थे। हर किसी को अपने गांव के सूरमा पर गर्व है, लेकिन परिवार की पीड़ा देखकर आंखें नम हैं। गज्जन सिंह की तरह 25 साल के सिपाही सरज सिंह भी अपने परिवार से किए वादे को पूरा किए बिना देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। सरज सिंह ने अपनी पत्नी से वादा किया था कि वो दिवाली परिवार के साथ मनाएंगे, लेकिन ये वादा अधूरा रह गया। अब घर में सिर्फ मातम है। हमें कल 10 बजे जानकारी मिली थी, उसके दोस्तों का और यूनिट वालों का फोन आया था कि सर सिंह शहीद हो गए हैं, वो इस दुनिया में अभी नहीं रहे हैं। पुंछ में आतंकियों को ठिकाने लगाने के ऑपरेशन के दौरान जेसीओ नायब सूबेदार जसविंदर सिंह, नायक मनदीप सिंह, सिपाही गज्जन सिंह, सिपाही सरज सिंह और सिपाही वैशाख एच के बलिदान पर आज पूरा देश इन शहीदों को सलाम कर रहा है। अब भारतीय सेना से हर हिंदुस्तानी की ये उम्मीद है कि इस बलिदान की पूरी कीमत पाकिस्तान और आतंकवाद के ठेकेदारों से वसूली जाए। आज तक ब्यूरो। अब बात ऐप वाले डिजिटल आतंक की। अगर आपको अपने मोबाइल फोन पर गूगल प्ले स्टोर के एजुकेशन सेक्शन से अच्छी बातें नाम का एक ऐप डाउनलोड करने को कहा जाए तो संभव है कि आप चौकन्ने नहीं होंगे, लेकिन हम जो खुलासा करने जा रहे हैं उसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। गूगल प्ले स्टोर में आतंकवाद का एक ब्रॉडकास्टर है जो अच्छी बातें जैसे नाम के नकाब में युवाओं का ब्रेन वॉश करने में जुटा हुआ है। 10 महीनों से एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पर मौजूद यह ऐप जैश ए मोहम्मद का डिजिटल टूल नजर आ रहा है। यह लगभग ऐसा ही है जैसे मसूद अजहर और उसके संगठन के आतंकी ऐप के जरिए सीधे अपनी आतंक वाली तकरीरें दे रहे हैं। अगर आपका स्मार्टफोन गूगल के एंड्रॉइड पर चलता है तो आपके फोन में भारत का मोस्ट वांटेड मसूद अजहर छुप कर बैठा है। गूगल के प्लेटफॉर्म से नफरत और दहशत का वायरस फैलाने की छूट मिल जाना बेहद खतरनाक और सनसनीखेज है। 4 दिसंबर 2020 को गूगल प्ले स्टोर में अच्छी बातें नाम का ये मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया था। कहने के लिए तो ये एक ऐसा ऐप है जो कि एजुकेशन के सेक्शन में है।
इस्लाम से जुड़ी हुई टीचिंग्स को प्रचारित करता है, प्रसारित करता है। लेकिन हमने जब इस ऐप को इन्वेस्टिगेट किया, इसकी जांच की, तो हमें यह पता चला कि इस ऐप के तार जुड़े हुए हैं आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद और उसके मुखिया मौलाना मसूद अजहर के साथ। अच्छी बातें नाम का ये मोबाइल ऐप एक स्लीपर सेल की तरह काम कर रहा है, क्योंकि ऐप में जैश-ए-मोहम्मद से कनेक्शन का जिक्र नहीं है। लेकिन ऐप के डेवलपर्स ने एक ब्लॉग पेज बनाया हुआ है, जिसका हाइपरलिंक ऐप के डिस्क्रिप्शन पेज पर है। वेब पेज के जरिए मसूद अजहर के भड़काऊ लेखों और उसकी तकरीरों तक यूजर को पहुंचाया जाता है। इस ऐप के जरिए मसूद अजहर के साथ साथ जैश के दूसरे आतंकियों, मसूद के भाई और जैश के ऑपरेशन हेड अब्दुल रऊफ असगर और मसूद के करीबी तलहा सैफ के भड़काऊ कंटेंट यूजर को मुहैया कराए जाते हैं। नौकरियां बढ़ने और आमदनी में इजाफा होने के लिहाज से आने वाले कुछ महीने गुड न्यूज की बौछार कर सकते हैं। आईएमएफ के ताजा अनुमान में एक बार फिर भारत को इस साल और अगले साल दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बताया गया है। बढ़ता औद्योगिक उत्पादन और घटती महंगाई दर भी इस अनुमान के सटीक होने की उम्मीद बढ़ा रहे हैं। नौकरियों और आमदनी के लिहाज से आने वाला वक्त लोगों के लिए राहत भरा साबित हो सकता है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देश के विकास दर के अनुमान हों या फिर आर्थिक संकेतकों का प्रदर्शन, सब कुछ इकोनॉमी के जोश को बयान कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ के जारी किए गए ताजा अनुमान की, जिसके मुताबिक इस साल देश की विकास दर 9.5% और अगले साल 8.5% रह सकती है। आईएमएफ के ताजा अनुमान इस साल जुलाई में जारी किए पिछले अनुमान के बराबर हैं। हालांकि ये अप्रैल के अनुमानों के मुकाबले 1.6% कम है। आरबीआई ने भी पिछले हफ्ते मॉनेटरी पॉलिसी के ऐलान के वक्त 2021-22 के लिए विकास दर का अनुमान 9.5% पर बरकरार रखा था। The projection for real GDP growth is retained at 9.5% for the current year, that is 21-22, and this consists of 7.9% in Q2, 6.8% in Q3 and 6.1% in Q4 of 21-22. भारत के विकास दर के अनुमान को तो आईएमएफ ने जुलाई के स्तर पर ही बरकरार रखा है, लेकिन ग्लोबल ग्रोथ रेट में मामूली बदलाव किया गया है। आईएमएफ के मुताबिक 2021 में वैश्विक विकास दर 5.9% और 2022 में 4.9% रह सकती है। आईएमएफ ने अमेरिका की विकास दर इस साल 6% और अगले साल 5.2% की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है, जबकि चीन की अर्थव्यवस्था 2021 में 8% और 2022 में 5.6% की दर से बढ़ सकती है। यानी इस साल और फिर अगले साल भारत की विकास दर दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ेगी। इस तेजी को जिन आर्थिक संकेतकों से बल मिल रहा है, उनमें शामिल औद्योगिक उत्पादन यानी आईआईपी अगस्त में 11.9% की दर से बढ़ा है। इसके साथ ही अगस्त में आईआईपी 131.1 पर पहुंच गया, जो अगस्त 2022 के 117.2 के साथ साथ अगस्त 2019 के 126.2 से भी ज्यादा रहा है। यानी आईआईपी प्री कोविड स्तर से आगे निकल गया है, जो आर्थिक रिकवरी में आ रही तेजी का सबूत है। इसके साथ ही सितंबर में रिटेल महंगाई दर में आई कमी भी सरकार के साथ ही लोगों के लिए भी राहत की खबर है। सितंबर में रिटेल महंगाई दर घटकर 4.35% पर आ गई है। अगस्त में ये 5.3% पर थी। ऐसे में सस्ती ब्याज दरों का दौर आगे भी जारी रह सकता है, जो आर्थिक ग्रोथ के लिहाज से मौजूदा वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है। आज तक ब्यूरो। खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।